यूपी चुनाव के समय गंगा पुत्र और शिव भक्त बनने के बाद पिछले 2 वर्षों में ड्राइवर, मैकेनिक, कृषक, कुली, पिज्जा डिलीवरी बॉय आदि बनने के बाद बिहार चुनाव में राहुल गांधी अब राहुल मांझी हो गए। मांझी वाली बात हालांकि कलावती और लीलावती का ही संवर्धित संस्करण। बिहार में स्वर्गीय दशरथ मांझी अब एक राजनीतिक पर्यटन स्थल है, जहाँ हर वह पार्टी जाती है जिसके 15 सीट भी आने के आसार नहीं होते। निर्धन के साथ दिखना है तो एक मांझी को पकड़ ली। मांझी और राहुल की फोटो में एक समानता है, दोनों के पिता। जिन 22 वर्षों में दशरथ मांझी ने पहाड़ काटने के लिए छेनी हथौड़ी उठाई थी, उस समय केंद्र में राहुल गांधी के परिजन और पार्टी ही सत्ता में थे, और बिहार में भी बीच के 2-3 वर्ष को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ही डबल इंजन सरकार चला रही। इस फोटो में एक के निकम्मे पिता के कारण दूसरे के कर्मठ पिता ने अपनी पत्नी की सरकारी उपेक्षावश हुई हत्या का दंश झेलते हुए किसी और के परिजन को उसी उपेक्षा के कारण न मरना पड़े, वह किया जो सरकार को कर लेना चाहिए। राहुल गांधी जिस पार्टी के साथ अभी हैं और आज भी राजद के काल को क्राइम कैपिटल नहीं बोल पा रहे, उन लोगों ने भी दशरथ मांझी के जीवन काल में वह सड़क नहीं बनाई जो अंततः जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार ने 2007 में उनकी मृत्यु के बाद बनवाया। राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जो फोटो खिंचाने के लिए मांझी की टूटी झोपड़ी में भोजन करता है, गाल से गाल सटाकर गरीबों का मसीहा बनता दिखता है, पर अपनी वैचारिक दरिद्रता के कारण उसी बांस की करची पर तोपी हुई मिट्टी के दीवारों की झोपड़ी के बगल में लग्जरी टॉयलेट बनवाता है ताकि मूत्र त्यागने में एलिटिज्म कहीं किसी और खेत में न बहने लगे, क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति का अपशिष्ट भी उत्कृष्ट हो। विजय माल्या के पॉडकास्ट को लेके 2 बड़े डाउट मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला है पॉडकास्ट के रिलीज की टाइमिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो आरसीबी 18 साल में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है, उसके ट्रॉफी जीतते ही 2 दिन बाद उसके एक्स ओनर यानी कि विजय माल्या का, जो कि देश छोड़ के भाग चुका है, उसका एक पॉडकास्ट रिलीज किया जाता है ये कहते हुए कि वो तो बेचारा है, उसे तो फंसाया गया है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि विजय माल्या ने राज शमानी को कॉल करके बोला होगा आरसीबी के जीत के बाद कि भैया आ जाओ यूके, पॉडकास्ट करते हैं, मुझे अपनी स्टोरी बतानी है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होगी। अरे एक बिजनेस टाइकून का टाइम लेने में 1 महीना निकल जाता है। अब मुझे डाउट ये आ रहा है कि क्या विजय माल्या को ये पहले से पता था कि इस बार का आईपीएल आरसीबी जीतने वाली है और उसके लिए यही सही समय है अपनी कहानी बताने का, अपने लिए पॉजिटिव हवा बनाने का। दूसरा डाउट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जो आदमी पिछले कई सालों से भारत की जनता का, भारत के पॉलिटिशियंस का, भारत के न्यूज मेकर्स का विलेन बना हुआ है, अचानक से रील्स में उसको हीरो बनाया जा रहा है। I am probably the only chore who is being called chore after repaving 2.5 times. But it's okay. अचानक से उसके लिए पॉजिटिव हवा क्रिएट की जा रही है। It's fine. I am ready to face trial for intention. So, if they want to convict me for bad intention, I'll fight it. इसके पीछे कौन है, क्या है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस, ये हमें सोचना पड़ेगा। और तीसरा एक छोटा सा डाउट और आ रहा है मेरे दिमाग में कि जिस आदमी को ढूंढने में हमारी अथॉरिटीज लाचार है, उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, उस तक राज शमानी कैसे पहुंची। हाँ, और अगर अथॉरिटीज को ये नामुमकिन लग रहा है तो वो राज शमानी से कनेक्ट क्यों नहीं करती। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक वीडियो दिखता है जिसमें एक मंत्री किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, सीएमओ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उसने किसी पेशेंट से नरम शब्दों में बात क्यों नहीं की, जो कि उनका धर्म है। सीएमओ के हाथ उसके जेब में है, जो कि प्रथम दृष्टया कैजुअल लगता है। थोड़ी देर की बातचीत में सीएमओ को यह कहकर निलंबित किया जाता है कि चाहे वो रात रात भर कार्य कर रहे हों, परंतु पेशेंट से बात करने में संवेदना होनी ही चाहिए। सामान्य दिनों में जब सरकारी अस्पताल में आपको मंत्री के औचक निरीक्षण में कोई सरकारी डॉक्टर इस तरह से डांट खाता दिखता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर किस तरह से हॉस्पिटल चलाते हैं। ये डॉक्टर गोवा जीएमसी के हैं और किसी पेशेंट द्वारा एक इंजेक्शन मांगे जाने पर उसे इरिटेटेड होकर यह कह दिया कि ये कोई इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं है और वो काम सीएचसी में हो सकता है। डॉक्टर ने पेशेंट को बताया तक नहीं कि इंजेक्शन वहां क्यों नहीं मिलेगी। जो पेशेंट है उसे भी किसी डॉक्टर ने ही भेजा होगा कि ये इंजेक्शन जरूरी है। वह डॉक्टर के टोन को सुनकर सरकारी उपेक्षा और टालने जैसा ही मानेगा, क्योंकि वो सरकारी तंत्र के और भी किस्से जानता है और उसके अनुभव भी हो सकता है वैसे रहे होंगे। डॉक्टरों से ऐसे ही समय में धैर्य की आशा होती है, क्योंकि सामने वाला अपनी जान बचाने हॉस्पिटल आता है और उसे स्पष्टता ना हो तो वह वैसे तमाम समाचार याद कर लेता है जब उपेक्षा के कारण सरकारी हॉस्पिटल के बाहर लोग दवाई, सर्जरी, बेड या इंजेक्शन के अभाव में मर गए। ये निर्धन लोग हैं। ये ऐसे समाज से आते हैं जिन्होंने सरकारी तंत्र की उपेक्षा, घर तक टूटी सड़कों, घूस देकर भी योजनाओं का लाभ न पाने और आधारभूत सुविधाओं से वंचित होकर जीने को विवश हैं, और जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि कौन सी इंजेक्शन अभी लगाई जानी चाहिए और कौन बाद में।
इसलिए डॉक्टर पर अतिरिक्त भार होता है कि वो ऐसे लोगों को संवेदना के साथ देखे जो कि मंत्री बार बार बोलते दिख रहे हैं। मंत्री विश्वजीत राणे पर आरोप है कि उन्होंने एक सम्मानित डॉक्टर को उनके जूनियर्स के सामने ऐसे कैसे डांट दिया। 100 में 90 बार नेता गलत होता है, पर नेताओं को ऐसे समयों पर यही आशा की जाती है कि वो ऐसी त्रुटियों को उदाहरण बनाए ताकि अन्य किसी जगह पर सरकारी धन पर चलने वाले हॉस्पिटल से किसी भी पीड़ित को उपेक्षा का अनुभव ना हो। हाल ही में गोवा के शिरगांव में श्रीदेवी लायराई यात्रा उत्सव के दौरान देर रात मची भगदड़ के बाद इसी मंत्री ने पूरी रात और सुबह तक जग कर 10 एडवांस एम्बुलेंस लगाए, हेल्पलाइन 104 शुरू करवाया, आईसीयू तैयार कराए और नोडल ऑफिसर्स को कार्य पर लगाए रखा। वहां तो ऐसी वीडियो नहीं दिखे जहां मंत्री ने आपा खोया हो, जबकि चाहते तो वहां भी डांट टपट कर और निलंबन के माध्यम से कुछ हनक दिखा सकते थे। यदि विश्वजीत राणे का व्यक्तित्व ही क्रोधित होकर हायर फायर करने वाला होता तो उस दिन तो पूरा हॉस्पिटल सस्पेंड हो जाता और वीडियो बनते कि मंत्री जी का कितना रौला है। अतः एक घटना से मंत्री को मंत्री होने के कारण घेर लेना अनुचित है। यह संभव है कि सीएमओ का पक्ष जानने के पश्चात उन्हें उसी पद पर पुनः ससम्मान रख। हमारे उत्तर प्रदेश में एक दौर था कि पुलिस वाले गए बात करने के लिए अतीक अहमद के पास, अतीक अहमद ने बंद कर लिया उनको और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो। ये सरकार थी, वहां से हमको लेके आना था और मुझे याद है आतंकवादी के मारे जाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जरूर याद होगा विक्रम सिंह जी को, और शायद आप भी उसमें एक आरोपी थे, आप स्वयं भी थे। आतंकवादी के मर्डर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाली सरकारों के लिए एक इंतजार था कि ऐसा सीएम आएगा जो कहेगा मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और तब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी उछल के खड़े हुए कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो अभी माफियाओं का सुधार किया है, अब आप देखिएगा कि पुलिस का भी सुधार होगा। नरेंद्र मोदी अगर कुछ उद्घाटन भी कर दे तो वो भी कांग्रेस पार्टी को इतना क्यों शुभ लगता है? आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना, बॉर्डर एरिया पर कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव ब्रिज तैयार हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो। इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हो, फिर तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है। क्या बात कर रहे हैं? तो 80% का मैं पहला जो सैंक्शन आया वो 11,000 करोड़ का, वो मनमोहन जी की सरकार में आया। और अभी तो रुको, और 80% टनल का जो काम था वो 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन जी की सरकार में सारा हुआ। सच नहीं है ना, ये सच नहीं है। ये इस तरह की जो तारीफें बटोरने का काम है, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं। झूठ बोलो, हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है, बार बार झूठ बोलो। आप गायत्री मंत्र सुनाइए। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। क्या बात है सर। और अभी तो रुको, अब आपका मोह मोह हो गया सौरभ भारद्वाज जी। असीम से सौरभ भारद्वाज बन गए 2 मिनट के अंदर, जैसे वो राहुल खान से सीधा राहुल गांधी बन गया था। बात तो सही है। भारद्वाज जी हनुमान चालीसा सुनाइए, मैंने तो आपको सुना दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे क्या साबित होगा? बस हवा निकल गई। क्या हमारे धर्म में पैंट उतारना नहीं सिखाया गया? नहीं तो अभी पता चल जाता है कौन है ये। बात तो सही है। नहीं सहयोग तो दीजिए। अरे सौरभ भारद्वाज जी, हाँ नहीं दुल्हन की तरह नाराज हो गए। एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी ताकत कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप वाकई थकते क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली, परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है।